इस क्लास में आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जिसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनेगी। अभी तक आपने जो क्वेश्चंस किए थे ना उसमें हम सिर्फ प्रॉफिट निकाल रहे थे, हम प्रॉफिट्स निकाल रहे थे सिर्फ, लेकिन हमें उसकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं मिल पा रही थी। मतलब ये नहीं कह रहा कि जो अब करेंगे क्वेश्चन उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन कंपैरेटिवली जो हमने पहले किया उसमें क्या था, हम कैपिटल ड्रॉइंग एडिशनल कैपिटल इसको बेस मान के हम क्या कर रहे थे, एस्टिमेशन चल रहा था, क्योंकि वहां पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बन रही थी। आपने नोट भी किया होगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट में डिफरेंस है, क्योंकि बैलेंस शीट में टैली होती है एसेट्स और लायबिलिटी, जबकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में टैली नहीं होती, बल्कि एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके कैपिटल निकाली जाती है। तो इसलिए जो आपने पहले किया था जो भी, वो आपके लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं थी बहुत हद तक। यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें इंफॉर्मेशन उसके कंपैरिजन में कुछ ना कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली हुई है, जिससे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 11। जो मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं ना, मैं स्टडी मटेरियल की बात नहीं कर रहा, हालांकि होंगे क्वेश्चन स्टडी मटेरियल के ही, ठीक है, लेकिन होता क्या, स्टडी मटेरियल में तो हर साल चेंज आता रहेगा। तो मैंने अपने ही क्वेश्चंस, मतलब अपनी नंबरिंग दे रखी है उसको, मेरे लिए क्वेश्चन नंबर 11 है। अब ये स्टडी मटेरियल के अंदर ये आपका इलस है या प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये आपको खुद से मैच करना है। ठीक है, मैं आपको कंप्लीट कवरेज दूंगा, जो भी आपका करंट जो स्टडी मटेरियल होगा उसके सारे क्वेश्चंस कवर होंगे एक सीरीज में, जिसमें इलस और प्रैक्टिकल के टोटल को ही मैं नंबरिंग में लूंगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। अब देखो, सबसे पहले मैं 11th क्वेश्चन करवा रहा हूं जो मेरी नंबरिंग है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, प्रैक्टिस जो स्टडी मटेरियल है उसमें शायद प्रैक्टिस क्वेश्चन हो चाहे इलस हो, उसमें मुझे नहीं पता उसके बारे में। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द रिटेल बिजनेस ऑफ श्री श्रीनिवास एज एट 31 दिसंबर 2011। हमें ना श्री श्रीनिवास की 31 दिसंबर 11 की बैलेंस शीट गिवन है। यू आर फर्निश्ड विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। श्रीनिवास, दो बार श्री है ना, एक तो कंफ्यूजन हो रही है। श्रीनिवास सेल्स हिज गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स, सेल्स पे 20% प्रॉफिट है। ठीक है, और ये तो आपको लॉजिक पता ही है कि सेल्स के ऊपर या कॉस्ट के ऊपर क्या करते हैं। उसके बाद गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट बोथ एंड क्रेडिट कस्टमर पे बाय चेक ओनली। क्रेडिट कस्टमर चेक से पेमेंट करेंगे, मतलब बैंक के थ्रू पेमेंट आएगी। ठीक है, उसके बाद पेमेंट फॉर परचेज आर ऑलवेज मेड बाय चेक। जो परचेज की पेमेंट है हमेशा ही चेक से पेमेंट होती है। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ श्री श्रीनिवास टू सेंड द बैंक एवरी वीकेंड द कलेक्शन ऑफ द वीक आफ्टर पेइंग एवरी वीक सैलरी ऑफ 300 टू द क्लर्क। क्लर्क को 300 रुपए उसको देने पड़ते हैं, और सैलरी एक्सपेंसेस 50 रुपए के निकालता है, और पर्सनल खर्चे 100 रुपए के। ये हर वीक का काम है उसका, हर हफ्ते ये अपना पे जरूर करता है 3 खर्चे। बाकी जितना भी बचता है वो कहां पे डिपॉजिट करवा देते हैं, बैंक में। उसके बाद एनालिसिस ऑफ द बैंक पासबुक फॉर द 13 वीक्स पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2012। हमें बता रहे, देखो हमें बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 11 की, सॉरी दिसंबर 11 की, और 31 मार्च 12 की तक की 3 महीने की हमें पासबुक गिवन है, पासबुक की इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, और उसमें पेमेंट टू क्रेडिटर्स बता रखी है 75,000 की, पेमेंट ऑफ रेंट अप टू 31 मार्च 2012 भी बता रखी है, कितनी करी है हमने, 4,000 रुपए, और अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक बता रखा है कि 1,25,000 रुपए हमने जमा करे हैं, जिसमें से कह रहा है 30,000 तो डेटर से रिसीव होते चेक के थ्रू। मतलब उन्होंने कहा है ना कि ऊपर ये बात भी थी कि गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट बोथ, लेकिन क्रेडिट कस्टमर चेक से ही पेमेंट देते हैं। तो हमारे जो 1,25,000 बैंक में डिपॉजिट हुए उसमें से 30,000 तो डेटर से मिले थे। इसके अलावा हमें क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे जिसमें स्टॉक है, डेटर्स है और क्रेडिटर फॉर गुड्स है। उसके बाद ऑन द इवनिंग ऑफ 31 मार्च 2012 द कैशियर, मतलब उसने चोरी कर लिया, ये वर्ड भी थोड़ा अजीब सा ही है, उसने चोरी कर ली है और बिजनेस को उससे लॉस हुआ है। उसने क्या किया, जो 31 मार्च 12 है उस दिन उसने अवेलेबल कैश जितना भी था वो कैश बॉक्स से सारा का सारा निकाल लिया। ठीक है, उस हफ्ते में, उस हफ्ते के जो लास्ट दिन था, हर हफ्ते वो क्या कहता है कि कैश डिपॉजिट करवाता था बैंक में 3 खर्चे पे करने के बाद। वो जो ऊपर लिखे होते, सन्ड्री एक्सपेंस था, पर्सनल एक्सपेंस था और एक सैलरी थी। ये निकालने के बाद बाकी कैश डिपॉजिट करवाता था कैशियर, लेकिन उसने लास्ट वीक में नहीं किया ऐसा। ठीक है, और देयर वाज नो कैश डिपॉजिट इन द वीक एंडेड ऑन दैट डेट। उस हफ्ते में कोई कैश डिपॉजिट नहीं हो पाया क्योंकि उसने चोरी कर लिया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द अमाउंट ऑफ कैश थेफ्ट बाय द कैशियर, जो उसने चोरी किया वो बताएं, एंड आल्सो ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 एंड ए बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। उस दिन हमें बैलेंस शीट भी बनानी है।
ठीक है, मतलब हमें पूरा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी है। देखो एक बात को आप समझे, आप फाउंडेशन में एनपीओ करके आए हैं, एनपीओ में ना आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और एडजस्टमेंट के बेसिस पे क्वेश्चन करने थे, ये आपने 12th में भी किया होगा। मोस्टली क्वेश्चन जो आपने करे थे 12th क्लास में एनपीओ के, लगभग क्वेश्चन वो आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट प्लस एडजस्टमेंट के बेसिस पे किया था। कुछ स्टेप्स थे, उस स्टेप्स को आप फॉलो करते थे। अब यहाँ पे भी वो स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जहां जिस हद तक हो पाते हैं वहां तक तो करें, लेकिन उसके बाद तो फिर आपको वही नॉर्मल काम ही करना पड़ेगा। देखो एक बात सोचो ना, यहाँ पे आपको कैश बुक तो गिवन ही नहीं है, वहां पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन था। आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वहां पे वर्ड बोले, यहाँ पे कैश बुक बोले ना, आपको कैश बुक या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से कुछ गिवन नहीं है, ठीक है। लेकिन हम फिर भी जो बैलेंसेस गिवन है हम उस स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं जो आपको मैंने समझा रखे हैं फाउंडेशन के अंदर एनपीओ में, ठीक है। दूसरी बात, जब आप वहां पे बैलेंसेस लिखते थे तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी होती थी, क्लोजिंग भी। यहाँ पे मुझे ओपनिंग बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में मुझे डायरेक्टली गिवन है, मेरे को श्री श्रीनिवास की ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ क्लोजिंग बनाऊंगा जो मेरी नॉर्मल रिक्वायरमेंट है। तो मुझे क्वेश्चन स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले जो बैलेंसेस मैं लिख सकता हूं वो लिखता हूं, ठीक है। तो एक तो यहां पे मेरा बनेगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012। आपको बता दूं, जहां पे ये बात आई थी ना कि 13 हफ्ते की बात हो रही है, 31 दिसंबर 11 से लेके 31 मार्च 12 तक, मतलब 13 हफ्ते के ही रिकॉर्ड हमने बनाने हैं। 13 हफ्ते का ही हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं और उस दिन 31 मार्च 12 को हम फाइनेंशियल पोजीशन निकाल रहे हैं। तो फॉर द क्वार्टर एंडिंग बोल सकता हूं मैं, क्वार्टर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2012, तो ये हो जाएगा। उसके बाद बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2012, थोड़ा स्पेस मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, स्पेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमारे पास एसेट्स, लाइबिलिटीज और ये इनकम और एक्सपेंडिचर जो भी है। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, जो सबसे पहले मुझे बैलेंसेस दे रखे हैं वो मैं लिखता हूं। 3 बैलेंसेस कौन कौन से हैं? 3 बैलेंसेस हैं, स्टॉक, डेटर और क्रेडिटर। जो है वो तो लिखूं, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में स्टॉक, डेटर्स और क्रेडिटर्स। तो स्टॉक है मेरा 40,000 रुपए का और डेटर्स है मेरे 30,000 रुपए के, क्रेडिटर्स हैं मेरे 36,500 रुपए के, ठीक है। अपना एक बात और है, जब आप एनपीओ चैप्टर करते थे, मैं रिलेट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप ऐसी इस टाइप की अकाउंटिंग कर चुके हैं पहले। देखो वहां पे ना स्टॉक जब होता था ना, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ऐसा कुछ होता था, तो आप क्या करते थे, उसके लिए स्टॉक अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट बनाते थे, स्टॉक अकाउंट बनाते थे, वहां से कंज्यूम्ड निकालते थे। लेकिन जब आप एनपीओ नहीं है, आप क्या है, नॉर्मल बिजनेस है, नॉर्मल ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वहां पे कभी भी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम नहीं निकलता। वहां पे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे जाते हैं। परचेज स्टॉक अकाउंट में नहीं जाता, बल्कि परचेज को भी ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना होता है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपको ये जो स्टॉक है ना, कभी भी नहीं भूलना, कभी भी। आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अगर आपको स्टॉक का पता है ना, बैलेंस शीट अगर आपको किसी क्वेश्चन में ओपनिंग भी बनानी पड़ती है ना, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग बैलेंस शीट में अगर स्टॉक आ रहा है तो कभी मत भूलना उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना, बाद में गलती ना हो। तो ये साथ के साथ लिखने हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक, मुझे बताएंगे ओपनिंग स्टॉक था कितना। ऊपर से हमें देखना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक गिवन है जो बैलेंस शीट है हमारे पास, तो उसमें 70,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक हमारे पास, ठीक है, 70,000 का ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद एक सेकंड वेट करें, और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितने रुपए का है? क्लोजिंग स्टॉक अभी हमने लिखा है, यहां पे भी लिखा है 40,000 रुपए का, ठीक है। क्वेश्चन आगे पीछे हो रहा है, सॉरी, वेट करो एक बार।
तो 40,000 रुपए का मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। तो मैंने ये तो लिख लिया। अब अगला काम क्या होना चाहिए मेरा, इसके बाद मैं इंफॉर्मेशन को पढ़ता हूं। मैं क्या करूंगा, देखो अगर आपको ध्यान हो तो आप क्या करते थे, रिसिप्ट एंड पेमेंट ने जो पहला स्टेप आपका क्या होता था, आपको जो बैलेंस है वो नोट कर लो, उसके बाद आप ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते थे। ट्रांजैक्शन कहां से स्टार्ट होगी, ट्रांजैक्शन आपकी कैश बुक से पता लगेगी, जो आपको 13 हफ्तों की पासबुक की रिपोर्टिंग दे रखी है उससे निकालो ना इंफॉर्मेशन। देखो पढ़ो क्या कह रहा है, कह रहा है एनालिसिस ऑफ द बैंक पासबुक फॉर द 13 वीक्स एंडिंग 31 मार्च 2000, जो भी आपका है 12 उस दिन का बता रखा है, 12 ही है ना आपका क्वार्टर एंडिंग, हाँ जी 12 है। तो आपको बता रखा है 12, उसमें सबसे पहले बता रखा है पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स 75,000 में कहां लिखूं, मुझे तो पता ही नहीं है। आप पहले अगर मान लो क्रेडिटर को पेमेंट करते थे, आप पता क्या करते थे, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, वहां से आप परचेज निकालते थे, परचेज को आप स्टॉक अकाउंट में डालते थे, फिर कंज्यूम्ड निकालते थे, वो एक अलग अकाउंटिंग थी क्योंकि वो एनपीओ था ना। यहां पे इस ट्रांजेक्शन का क्या रोल है, देखो एक बात बताओ, मुझे ओपनिंग क्रेडिटर दे रखे हैं, मुझे क्लोजिंग क्रेडिटर दे रखे हैं, मतलब जो बैलेंस शीट तो मैं बना नहीं, सॉरी ये मेरा क्लोजिंग है, ओपनिंग में बैलेंस शीट बनाऊंगा नहीं क्योंकि वो गिवन है। तो मुझे ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर दे रखे हैं, मुझे इस पेमेंट से क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है देखा जाए तो। लेकिन अगर आप क्रेडिटर अकाउंट बना लेना तो उससे परचेज निकल के आ जाएगी, उस परचेज को मैं यहां पे तो पुट कर सकता हूं, बात को समझे। तो मैं क्रेडिटर अकाउंट बनाऊंगा, ये स्पेस मैंने इसीलिए छोड़ा था, ये मेरा पहला वर्किंग नोट है। छोटे छोटे बनेंगे वर्किंग नोट, बिल्कुल थोड़ा आपको आंखें खुली रखनी पड़ेगी। क्रेडिटर्स देखो, सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, हमारे पास क्रेडिटर्स कितने के, ये तो चाहे वैसे नीचे बना दो, साथ साथ रब भी किया जा सकता है। प्रॉब्लम क्या है कि ना एनपीओ के सॉरी यहाँ पे ना वर्किंग नोट रब नहीं कर सकते ना, क्योंकि इनका बैलेंस लास्ट तक निकाला जाता है। अभी ऐसा नहीं कि मैं साथ के साथ बैलेंस निकाल दूंगा, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा। इसीलिए मैं देख लेता हूं, स्पेस मैनेजमेंट को मैं देख लेता हूं बस एक बारी कि कितना स्पेस मैनेज करना है हमने। मैं यहां तक यहां पे बना देता हूं क्रेडिटर अकाउंट, उल्टा स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहां से ताकि डेटर अकाउंट भी आ सके। क्रेडिटर अकाउंट, स्पेस की दिक्कत तो रहेगी रहेगी। बाय बैलेंस बीडी, हमारे पास ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने रुपए के हैं, हमारे ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं लाइबिलिटी फॉर गुड्स 20,500 रुपए के, ठीक है 20,500 रुपए की हमारी ये है। और क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं हमारे कितने रुपए के, 36,500 रुपए के। हमारे पास देखो, सोचो ध्यान से सोचना इस बात को भी, ये दो बैलेंसेस थे, ये तो मैंने लिख दिए। मुझे पहली इंफॉर्मेशन ये दे रखी है कि हमारे जो क्रेडिटर्स हैं उनको हम पेमेंट कर रहे हैं 75,000। सबसे बड़ी बात, ऊपर एक बात बोली गई थी कि पेमेंट फॉर परचेज आर मेड बाय चेक, चेक से पेमेंट होती है। ये तो कंफर्म है कि क्रेडिटर डेबिट टू बैंक, कितने रुपए की पेमेंट है आपकी, 75,000 रुपीज की। क्या इससे किसी और चीज में भी फर्क पड़ा, बैंक बैलेंस पे पड़ा कि नहीं, बिल्कुल पड़ा। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, बैंक बैलेंस में फर्क पड़ा, अगर आप, फिर वही मैं कह रहा हूं आपको एनपीओ से रिलेट करना है, क्योंकि आप ऐसी अकाउंटिंग मेरे से समझ के आए हैं, ठीक है। आप जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते थे वो कैश बुक की टाइप ही थी, तो वहां पे एक साइड इफेक्ट चला गया होता था, क्योंकि आप वहां पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देख रहे होते थे, वहां पे लिखा होता था बाय क्रेडिटर्स। अब यहां पे कोई कैश बुक या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना थोड़ी ना हुआ है, आपको बनाना है, वो भी बनाना है, तो इसीलिए मुझे यहां पे वो मेंटेन करना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 2 बोल लो, चाहे इसको 1 बोल लो, इसको 2 बोल लो, कुछ भी बोलो, ठीक है। तो कैश अकाउंट सॉरी बैंक अकाउंट मुझे मेंटेन करना पड़ेगा, तो मैं क्या लिखूंगा, बाय क्रेडिटर्स, कितने रुपए, 75,000 बैंक से पेमेंट होगी, ठीक है। उसके बाद तो मैंने दोनों साइड इफेक्ट डाल दिया, बैंक के क्रेडिट में बाय, बैंक के क्रेडिट में बाय क्रेडिटर्स और क्रेडिटर के डेबिट में टू बैंक। उसके बाद नेक्स्ट फिर कह रहा है कि पेमेंट ऑफ रेंट अप टू 31 मार्च 12, रेंट की पेमेंट किया हमने 4,000 रुपए की। रेंट कहां पे आएगा, एक तो कह रहा है क्योंकि पासबुक के रिकॉर्ड है, मैंने लिख दिया यहां पे बाय रेंट 4,000। ये 4,000 मेरा कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है,
क्रेडिटर नॉमिनल अकाउंट नहीं था, क्रेडिटर का अपना एक अकाउंट है, नॉमिनल का कोई बैलेंस नहीं होता। मैं इसको कहां पे लिखूंगा, मैं इसको पीएनएल के डेबिट में लिखूंगा, टू रेंट कितना। लेकिन एक बात सोचनी है, क्या रेंट का कोई अकाउंट मेंटेन है? चेक करके देखो, खोलो नोट्स को, आपकी बैलेंस शीट में पेबल लिख रखा है 1000 रुपए का रेंट। अगर 1000 रुपए का रेंट पेबल है तो मैं वो वर्किंग नोट अगर मैं यहां पे बनाऊं 1 मिनट के लिए समझने के लिए कि आपके रेंट का ओपनिंग बैलेंस है, आपने 1000 रुपया देना था पहले से और आपने अब पे कितना किया, तो ये तो ओपनिंग बैलेंस है, इसका भी कोई बात नहीं। रेंट डेबिट टू बैंक 4000 रुपए और बैंक के क्रेडिट में बाय रेंट, डबल साइड इफेक्ट। इससे क्या निकल के आया, बाय पीएनएल से मैं चार्ज कर लूंगा कितने, 3000 रुपए। आपको किसी भी नॉमिनल अकाउंट को, बात को ध्यान से सुनना, आपको किसी भी नॉमिनल अकाउंट का जब ट्रीटमेंट करना है पीएनएल में डालते टाइम या ट्रेडिंग में डालते टाइम, एक बात ध्यान जो हमेशा रखनी है कि इसका कोई अकाउंट तो नहीं पड़ा, कोई आउटस्टैंडिंग हो, कोई प्रीपेड हो। अगर है तो अकाउंट बना लो, और नहीं बनाना ना अकाउंट, और भी आसान काम है। आपको पता है कि आपका आउटस्टैंडिंग है 1000 रुपए, मतलब आपने जो 4000 पे किए हैं उसमें से 1000 पिछले पे किए, तो 3000 पीएनएल में डालो। आपको अकाउंट नहीं बनाना, बेशक मत बनाओ, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, तो सीधा 3000 रुपए यहां पे लिख दो। कैसे लिख दो, 4000 माइनस 1000 मेरा इस साल का खर्चा नहीं था। आगे देखते हैं। उसके बाद हमने ये कर लिया, उसके बाद अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक 1,25,000, जिसमें से 30,000 रुपए तो हमें डेटर से रिसीव हुए थे चेक के थ्रू। तो देखो एक बात बताओ, मैं यहां पे बैंक अकाउंट बना रहा हूं, साथ ही साथ वर्किंग नोट नंबर 3 में कैश अकाउंट भी बना लेता हूं। अब स्पेस ये भी देखना पड़ेगा कि हाउ मच स्पेस इट विल टेक। छोटा सा ही लेगा, स्पेस ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो तो देखो मैं कैश यहां पे बना देता हूं, एक तो कैश अकाउंट, कैश हमारे पास पहले से कुछ बता रखा है क्या कि हमारे पास कुछ कैश हो, पहले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। अगर मैं ओपनिंग वाली देखता हूं, ओपनिंग इंफॉर्मेशन, तो उसमें कैश इन हैंड दे रखा है मुझे 2000 रुपए, बल्कि बैंक का भी बैलेंस दे रखा है मुझे ओपनिंग, वो कितना दे रखा है मुझे, बैंक का बैलेंस दे रखा है 14,500 रुपए, ठीक है। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन, क्योंकि बैलेंसेस पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आता हूं ट्रांजैक्शन पे, क्या कह रहा है कि हमने बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं, कितने रुपए डिपॉजिट करवाए हैं हमने टोटल 125 करवाए हैं, जिसमें से 95,000 की पहले एंट्री करो, पहले तसल्ली से 95,000 की एंट्री करो। 95,000 का क्या ट्रीटमेंट होगा, बैंक डेबिट टू कैश, और यहां पे अफेक्टर आ जाएगा बाय बैंक 95,000। 1,25,000 में से 95,000 तो हमारी कॉन्ट्रा अफेक्ट जा रहा है, बाकी रह गए 30,000 रुपए। 30,000 रुपए की एंट्री होगी बैंक डेबिट टू डेटर्स, तो डेटर से हमें कितने मिले हैं, 30,000 रुपए। तो मैं डेटर्स अकाउंट अगर मैं बना दूं यहां पे वर्किंग नोट नंबर 4, क्योंकि ये वर्किंग नोट नंबर 3 है हमारे लिए, तो वर्किंग नोट नंबर 4 डेटर्स बताओगे आपके पास ओपनिंग कितने पड़े हुए हैं। हमारे पास ओपनिंग डेटर्स पड़े हुए हैं 25,000 रुपए के, तो 25,000 रुपए के डेटर्स हो गए, और क्लोजिंग डेटर्स मेरे पास 30,000 रुपए के पड़े हुए हैं। और हमें कितने मिले हैं डेटर से, हमने एक इफेक्ट डाल दिया बैंक टू डेटर, लेकिन डेटर से क्रेडिट में बाय बैंक तो भी लिखना पड़ेगा, कितने रुपए से, 30,000 रुपए से, ठीक है। बस अब आगे चलते हैं। ये हमें 3 इंफॉर्मेशन गिवन थी, हमने इस इंफॉर्मेशन का यूज किया, लेकिन एक बात ऊपर और कह रखी थी। अगर आप 4th पॉइंट देखें तो 4th पॉइंट में कुछ बात कह रखी थी, हालांकि आप कहेंगे कि आपने फिर स्टार्टिंग से क्यों नहीं पढ़ा, 4th पॉइंट पे सीधा जा रहे हैं। मैं 1st पॉइंट से स्टार्ट कर देता, कोई नहीं। सबसे पहले मैंने ट्रांजैक्शन लिख दी ना, सारी लिख दी, डबल साइड इफेक्ट भी डाल दिया, आप चेक कर लो। मैंने कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट नहीं किया जो एक साइड इफेक्ट डाला हो। बैंक टू डेटर किया तो बैंक टू डेटर इधर भी किया, रेंट टू बैंक किया है,
तो मैंने रेंट यहाँ पे 3000 लिखा है क्योंकि 1000 रुपये पहले से आपका लाइबिलिटी में पड़ा था। मैंने क्रेडिटर का ट्रीटमेंट भी डबल साइड डाला है, मैंने बैंक टू कैश का ट्रीटमेंट भी डबल साइड डाला है, ठीक है। तो मैंने ट्रीटमेंट सारे डाले हैं। मैं एक बार एक एक करके मैं चारों पॉइंट पढ़ लेता हूँ जो ऊपर लिखे हुए हैं। कह रहा है श्री श्रीनिवास जो गुड्स बेचता है वो 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स बेचता है, ठीक है। इससे कोई ट्रांजेक्शन निकल के नहीं आ रही है, तो इन्फॉर्मेशन है। गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट कस्टमर पे बाय चेक ओनली, तो इससे भी कोई इन्फॉर्मेशन ही निकल रही है, मतलब सॉरी इससे कोई वो ट्रांजेक्शन नहीं पता लग रही, इन्फॉर्मेशन निकल रही है। थर्ड वाले पॉइंट में भी ऐसा ही है। फोर्थ वाला पॉइंट मुझे पढ़ना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट में क्या बोला है, कह रहा है श्री श्रीनिवास हर हफ्ते अपना कैश बैंक में जमा करवाता है। कैसे कैसे, 300 रुपए क्लर्क को देता है, सन्ड्री एक्सपेंसेस 50 रुपए के, पर्सनल खर्चे 100 रुपए के। तो क्या करता है, देखो, बाय सैलरी, बाय ड्रॉइंग्स, क्योंकि पर्सनल खर्चे ड्रॉइंग्स, और सन्ड्री एक्सपेंसेस। देखो सैलरी कितने रुपए देता है, 300 रुपए, कितना वीकली। अगर 300 रुपए वीकली देते हैं और 13 हफ्ते की बात कर रखे, आप चेक कर लो क्वेश्चन में 13 हफ्ते हैं, तो 300 इंटू 13 3900 रुपए, 3900 रुपीज पहली बात। दूसरा कह रहा है कि ना हम पर्सनल सॉरी सन्ड्री एक्सपेंसेस है 50 इंटू 13 हफ्ते की 650 रुपए। और तीसरा जो आपके पर्सनल एक्सपेंस है 100 रुपए, 100 इंटू 1300 रुपए। ये सारा है हमारे पास। कैश का ओपनिंग बैलेंस था, हमने ये सारी इंफॉर्मेशन लिख दी। इस इंफॉर्मेशन से सोचना, ध्यान से सोचना इस बात को, इस इंफॉर्मेशन का क्या मैंने डबल इफेक्ट डाला क्या, अभी तक तो नहीं डाला, डाल देते हैं। सैलरी बताओ कहां पे जाएगी, क्योंकि आपको हर एक ट्रांजेक्शन का डबल साइड इफेक्ट डालना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कैश, वो देखो आप खुद चेक करके देखो, यहाँ पे वो तो बनी नहीं हुई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अभी तो मैंने सिर्फ कैश बुक के क्रेडिट में लिखा है, दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, सैलरी टू सैलरी कितनी 3900 रुपए, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 50 इंटू नहीं सॉरी 100 इंटू 1300 रुपए। ड्रॉइंग्स कहां पे जाती है, 650 रुपए की ड्रॉइंग, मैंने गलत तो नहीं लिख दिया, ड्रॉइंग्स सन्ड्री एक्सपेंसेस थे बल्कि 50 के, तो इसको 650 कर देता हूं और 1300 रुपए की ड्रॉइंग कर देता हूं, तो यहां पे सन्ड्री एक्सपेंसेस 650। तो मैं यहां पे कैपिटल में ड्राइंग लेस कर देता हूं। ड्राइंग्स कितनी है आपकी 1300 रुपए की। आपकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, कैपिटल थी 1 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपया मैं यहां पे भी लिख देता हूं, ठीक है। जितनी इंफॉर्मेशन पता थी ना मैंने उनकी हर जगह पे उसका ट्रीटमेंट कर दिया, इन तीनों का ट्रीटमेंट भी मैंने कर दिया। अब आपको क्या करना है, अगला काम, अगले काम पे आते हैं। देखो कह रहा है पेमेंट फॉर परचेज आर मेड बाय चेक्स, चेक से पेमेंट की जाती है। अब मैं क्या करूंगा, मैं क्रेडिटर अकाउंट को ही बंद करता हूं सबसे पहले, बाय परचेजेस। ये क्या है आपका बैलेंसिंग फिगर है, तो 75,000 में 36,500 को आप ऐड करो तो 75 और 6 81 और 30 1,11,500 रुपए। अब देखो आप पता है क्या कर रहे हो, अब आप अकाउंट्स बंद करने का काम कर रहे हो, इससे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन निकल के आएगी, ठीक है। आपकी जितनी ट्रांजेक्शंस थी वो यहीं पे जाके खत्म होगी जब आपने इन तीनों के इफेक्ट को दूसरी जगह पे डाल दिया और बात खत्म। अब आप तीसरे काम पे आ रहे हैं हिसाब से। तीसरे काम में आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले बैलेंसिंग फिगर परचेज निकल के आ रही है, तो 75 और 6 81 और 11,500 में से 20,500 अगर मैं लेस कर देता हूं तो 91,500 रुपए मेरा निकल के आ रही है परचेजेस, ठीक है। 2 परचेजेस ये मेरी निकल के आई 91,500 रुपए, ठीक है। तो हमारे पास 91,500 की परचेज आ जाती है। उसके बाद हम इस अकाउंट को तो कर बैठे हैं क्लोज, हमारे पास और कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, ठीक है। तो कितना था आपका, ये तो बैंक भी रहता है, डेटर भी रहता है, कैश भी रहता है। ये एक सॉरी ये ना 91,000 आएगा, 20,500 है, मैंने 20 ले लिया। एक तो ये हो गया 91,000 रुपये। उसके बाद अब इसका मुझे अलग से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि भाई इसके अलावा मेरे पास कोई कैश परचेजेज हो, क्योंकि ये तो क्रेडिट ही है, तो मैं इसी को ही 91 को टोटल में ले लेता हूं। देखो बात ये है, मुझे ये नहीं पता कि सेल्स कितनी है, क्या मैं डेटर अकाउंट से निकाल लूं, डेटर अकाउंट से सेल निकाल लूं, या मैं वेट करूं। देखो एक बात को समझो, बात बहुत क्लियर है। यहाँ पे ये कंफर्म है कि मुझे ट्रेडिंग अकाउंट में कोई डायरेक्ट खर्चे नहीं पता, ये तो कंफर्म है। मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास एक ऑप्शन है, खुद
क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा जीपी रेशियो 20% है, अगर 20% ओन कॉस्ट है, 20% का मतलब पता है क्या बोलेंगे, सेल के ऊपर 1/5, सेल के ऊपर 1/5 का मतलब कॉस्ट के ऊपर 1/4, सीधी सी बात है। 25% ऑन कॉस्ट है, नहीं पता तो चेक कर लो, वैसे निकाल लो, आपकी अकाउंटिंग कर लो, सॉरी कैलकुलेशन कर लो। आपको ये लॉजिक पता होना चाहिए। आप ये चीज किस में पढ़ के आए हैं, फाउंडेशन में पढ़ के आए हैं कि अगर सेल्स के ऊपर 1/5 है, 20% है, तो कॉस्ट के ऊपर 1/4 होगा। ठीक है, तो मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं कि कॉस्ट के ऊपर 1/4 सीधा प्रॉफिट, तो कम से कम जीपी तो निकाल दूं, तो मैं निकाल सकता हूं। मेरा जीपी कैसे निकलेगा, टू ग्रोस प्रॉफिट सीडी। मैं ग्रोस प्रॉफिट की कैलकुलेशन यहां पे कर देता हूं कि 70,000 प्लस 91,000 माइनस 40,000, तो 9/16 161 के ऊपर में से 40,000 घटा दो तो 1,21,000, 1,21,000 रुपए का 25% आपने करना है। तो 1,21,000 रुपए का 25% हमारा कितना बन रहा है, ये बन रहा है 30,250 रुपए। 1,21,000 रुपए का 25% मतलब 30,250। हमने कोई एक्स्ट्रा कुछ लॉजिक नहीं लगाया, हमने क्या किया है कि ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग ही किया है। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया, उस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर आपने 25% कर दिया। अब आप कहेंगे 25% क्यों, क्योंकि सेल के ऊपर अगर 1/5 है तो कॉस्ट के ऊपर 1/4 है, तो 1/4 मैंने कर दिया। ये जीपी निकलने के बाद इधर का टोटल करो, इसमें से लेस कर दो बस। तो आपका 1,21,000 में सीधा 30,000 में ऐड कर दो ना, 1,21,000 प्लस 30, 1,51,250 रुपए, यही बन रहा होगा 1,51,250 रुपए। आपकी सेल्स निकल के आ गई 1,51,250 रुपए। अब एक प्रॉब्लम आ गई, फिर से प्रॉब्लम क्या आ गई, देखो एक बात बताओ, यहां पे आपकी सेल्स तो 1,51,250 आ गई, लेकिन डेटर्स अकाउंट तो बंद नहीं किया अभी। अब डेटर्स अकाउंट से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन निकल के आई। एक बात है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर देता हूं, क्रेडिट सेल्स, ये क्रेडिट सेल्स है, तो कितनी निकल के आ रही है, 30 और 30 60 में से 25 गया, 60 में से 25 गया तो 35,000 रुपए आपकी क्रेडिट सेल्स है। ये क्रेडिट सेल्स कहां पे ट्रांसफर होगी, यहां पे। कहां से आई है, वर्किंग नोट नंबर 4 से आई है ये। अब 1,51,250 में से अगर मैं 35,000 रुपए को क्रेडिट बोल रहा हूं तो कैश कितनी है, कैश हमारी निकल के आ गई 1,16,250 रुपए। ये 1,16,250 रुपया मेरे पास इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है। तो बात ये आती है कि जो 1,16,250 है, आप खुद से इंफॉर्मेशन को पढ़े, जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। देखो आपके पास एक क्वेश्चन में बात जो कह रखी है उसको अप्लाई भी तो करना है ना। आपके पास क्वेश्चन के अंदर एक लाइन थी कि डेटर्स के बारे में, सेल्स के बारे में, पढ़ के देखिए एक बार सेल्स के बारे में क्या लाइन बोल रखी है। देखो ये कह रखा है कि गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट कस्टमर पे बाय चेक ओनली। क्रेडिट कस्टमर चेक से देते हैं, लेकिन कैश के ऊपर चेक, कैश सेल्स वालों के लिए चेक की लिमिटेशन थोड़ा लगा रखी है, वो तो कैश से ही पेमेंट कर रहे हैं, मतलब बैंक के थ्रू नहीं। बैंक के थ्रू तो डेटर्स पेमेंट करते हैं। ये मैंने लिख दिया था यहाँ पे बाय बैंक, इससे मेरी क्रेडिट सेल्स निकल के आई है, मैंने क्रेडिट यहाँ पे लिख दिया। ये मेरा कैसे निकल के आया, इधर के टोटल में से इसको लेस किया, ये तो बैलेंसिंग फिगर है, लेकिन इस बैलेंसिंग फिगर के अंदर ये 35 मैंने कहां से निकाला, यहां से, ये अकाउंट बंद कर दिया। मतलब 1,51,250 में से 35 लेस कर दूंगा तो 1,16,250 कैश सेल्स है। ये कैश सेल्स बैंक में नहीं जाएगी, ये कैश में जाएगी। यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,16,250 रुपए, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब आगे देखो, आपके पास जो जो इंफॉर्मेशन निकल पा रही थी आप उसको यूज कर पा रहे हैं, सीधी सी बात है। अब मुझे बताएं, ये अकाउंट आपने बंद कर दिया, ये अकाउंट बंद कर दिया, इस अकाउंट को बंद करने की बारी है, तो मैं इस अकाउंट को भी बंद कर दूं। 1,16,250 प्लस 2,000, ये टोटल हो गया हमारे पास कितना, ये हमारे पास हो गया 1,18,250 रुपए। इस 1,18,250 में से ये सारे लेस करने हैं, 95,000, 3900, तो ये सारा मुझे लेस करना पड़ेगा। मैं तो सीधा कैलकुलेट देख लेता हूं कितना है, 3900, 95,650 और 1,300, तो हमारे पास 17,400 रुपए बच गया, 17,400 रुपए बच गया।
मुझे एक बात बताओ, ये 17,400 रुपये आपका क्लोजिंग कैश है क्या? 17,400 रुपये आपका क्लोजिंग कैश है क्या? यस है। आप इस बैलेंस को यहां पे लिख सकते हैं क्लोजिंग कैश में, लेकिन इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है। क्वेश्चन में स्पेशली बोला है कि जो भी कैश था ना वो बचेगा ही नहीं, वो तो कैशियर ने चोरी कर ली है। मतलब आपका बाय बैलेंस सीडी तो आ ही नहीं सकता। ये सारा का सारा आपको क्या लिखना पड़ेगा, जो भी बैलेंसिंग फिगर है उसको मैं बोलूंगा बाय कैश लॉस्ट। ये कैश लॉस्ट है आपका बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर मैं 17,400 रुपये यहां पे लिखूंगा टू कैश लॉस्ट। 17,400 रुपये वर्किंग नोट नंबर 3 का बैलेंसिंग फिगर निकल के आया है 17,400 रुपये। मेरा ये अकाउंट भी बंद हो गया, मैंने कैश अकाउंट को भी बंद कर दिया। ये मैं रब कर रहा हूं, आपने नोट करना है तो वीडियो पीछे कर लो। उसके बाद इसका भी बैलेंस निकालना पड़ेगा। 95,000 प्लस 14,500 प्लस 30,000 मुझे डायरेक्टली चेक करना है, इतना टाइम नहीं लगाता मैं। तो हमारे पास बैंक बैलेंस जो निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 14,500, 95,000 और 30,000 माइनस 75,000 माइनस 4,000, तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ गया 60,500 रुपये। बाय बैलेंस सीडी 60,500 रुपये, ये मेरा बैलेंसिंग फिगर है। इसको कहां पे लिखूं, यहां पे लिखना पड़ेगा कैश एट बैंक 60,500। ठीक है, ये अकाउंट भी बंद, ये मैंने बंद कर दिया, तो मैं रब कर रहा हूं ताकि ये बंद घोषित हो गया, ये बंद है। अच्छा, ये वाला अकाउंट भी बंद है, डेटर्स वाला भी, क्रेडिटर्स अकाउंट भी बंद है। बस अब मुझे क्या करना है, जीपी निकालना है। जीपी निकाल चुका हूं, सीधा लिख देता हूं बाय जीपी 30,250। इससे मैं क्या निकालूंगा, एनपी। नेट प्रॉफिट देखते हैं हमारा कितना आ रहा है। तो नेट प्रॉफिट है हमारा क्वेश्चन के अंदर 30,250 में से 3900 रुपये, 3,000 रुपये, 650 रुपये, 17,400 रुपये लेस करने के बाद हमारे पास बच रहा है प्रॉफिट 5300 का 5,300 रुपीज। 5,300 रुपीज के प्रॉफिट को मैं यहां पे लेता हूं। ठीक है, तो 1 लाख ये मेरे पास टोटल बच गया, ये हमारे पास 1,04,000 रुपये बचा ना, 1,04,000 रुपये, और इसको टोटल कर लो तो आपके पास आ जाएगा। चारों बैलेंस मैंने यहाँ पे लिख दिए, कुछ रह गया है, एक चीज रह गई है क्या आपके पास, हाँ रह गई है बिल्कुल। एक हमारा कंसेप्ट हुआ करता था एनपीओ के अंदर मैचिंग वाला, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हम ये देखते थे कि ओपनिंग बैलेंस शीट की कोई ऐसी आइटम तो नहीं है जो क्लोजिंग में लिखने से रह गई हो। तो यस है, इस क्वेश्चन में है, फर्नीचर रह गया। चेक करके देखो, फर्नीचर ओपनिंग में पड़ा था हमारे पास, फर्नीचर पड़ा था हमारे पास 10,000 रुपए का। अब आपकी बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। 36,500 प्लस 1,04,000 तो 1,40,500 रुपए इधर भी और 1,40,500 इधर भी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, मैंने अब आपको इस जो क्लास में करवाया है, मैंने आपको 11th क्वेश्चन करवाया मेरे स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको दे रखा है प्रिंटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में भी ऐसे ही करते जाएंगे, लेकिन आपने अब क्या करना है कि आपने क्वेश्चन ट्राई करते जाने हैं रेगुलरली। अब जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको मटेरियल दिया वो सारे के सारे क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो अलग कंसेप्ट के थे। वो आपको कैपिटल अकाउंट के थ्रू कैपिटल बिगिनिंग क्लोजिंग दे रखी होती थी, ड्राइंग दे रखा होता था, एडिशनल कैपिटल दे रखी होती थी, उसके अकॉर्डिंग आप काम करते थे। अब ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो 4 क्वेश्चंस को हटा दो। एक 10th क्वेश्चन है, मैं सोच रहा हूँ 10th क्वेश्चन भी मैं अभी करवा ही देता हूं, छोटा सा ही है। ठीक है, वो कर लेते हैं हम। 10th क्वेश्चन एक बार आप देखें। बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में। या फिर एक काम करते हैं, इसमें कुछ लैग रेशो वाली बात आएगी, मुझे छोटी सी डिस्कस करनी पड़ेगी, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, लेकिन ये कंफर्म है 11th क्वेश्चन करवा दिया है आपको। 5 से लेके आगे जितने भी क्वेश्चन है ना मेरे स्टडी मटेरियल में, वो सारे के सारे आपने ट्राई करने हैं। आपने मुझे बताना है कि मुझे कौन सा क्वेश्चन बोर्ड पे करवाना है, जो प्रॉब्लम आपको आएगी वही मैं करवाऊंगा। क्योंकि ये जो लॉजिक्स है ना, ऐसे लॉजिक्स आप एनपीओ में चैप्टर में पढ़ के आए हुए हैं, तो कहीं ना आपको इस चीज की आदत भी है। ऐसा क्वेश्चन भी करवा दूंगा जिसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट और एडजस्टमेंट होगी, ताकि आप बिल्कुल कंपैरिजन कर पाए उसके एनपीओ के कंसेप्ट से। ठीक है, तो एक आधा क्वेश्चन मैं वो भी करवा दूंगा। फिलहाल के लिए मैं आपको यही हिदायत दे रहा हूं, पहले 4 क्वेश्चन तो आपके होने चाहिए, पिछली 3 क्लासों में जो कवर हो गए थे। इसके बाद 5 से लेके जितने भी हैं आपके सारे आपने खुद से एक बार हाथ से ट्राई करने हैं। मैं बोर्ड पे हर एक क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। ठीक है, मैं वही करवाऊंगा जो आपकी प्रॉब्लम है।
मतलब ये लगा के चलो 15-16 क्वेश्चन है तो इसमें 4 एक क्वेश्चन मैं और करवा दूंगा, वो भी आपकी डिमांड पे। अगर आपके खुद से हो जाते हैं तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अगला किस कोई एक क्वेश्चन